हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप जानते हैं, एमपीपीएटी के फॉर्म 31 अगस्त से भरे जा रहे हैं और 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है बच्चों एमपीपीएटी की। और 15 से 16 अक्टूबर को आपका एमपीपीएटी का एग्ज़ाम है। तो आपके पास 1.5 माह बचा हुआ है। तो आप लोग अच्छी प्रकार से तैयारी करें और अच्छी प्रकार से मेहनत करें, जिससे आप एमपीपीटी में सिलेक्शन ले सकें। मैं आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता हूं एमपीपीटी से संबंधित। आपको साथ में मोटिवेशन भी करता हूं कि बच्चों, आपको इस प्रकार से मोटिवेट करता हूं कि आप लोग जो है अच्छी प्रकार से अभी तैयारी करते रहें। यदि आप अच्छी प्रकार से तैयारी करते हैं तो आप जो है एमपीपीटी टेस्ट को बहुत अच्छी प्रकार से क्रैश कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आज हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर एमपीपीटी 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न एमपीपीटी के लिए। और शानदार प्रश्नों का ये जखीरा है। जी हाँ बच्चों, पूरा हम लोग आज आपको, अगर इसको आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छी प्रकार से, पूरे वीडियो को देख लेते हैं, तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, तो 10 नंबर के लिए आप लोग अपनी जान लगा दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इससे बाहर नहीं जाता है। आप लोग इसको पढ़िए, पूरा आपका क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स की हम लोग बात करते हैं। तो बच्चे जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए, अच्छी बात है। जो बच्चे चाहते हैं नोट्स लेना, तो वो नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें, ठीक है ना। उसका थोड़ा सा शुल्क दे करके आप एमपीपीएटी के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे बच्चों आपका, और इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा दूध उत्पादन, यानी मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन पूरा ही हम पढ़ाएंगे इस वीडियो में। आपको कंप्लीटली 10 क्वेश्चन इससे बनेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, मिल्क प्रोडक्शन से एक भी क्वेश्चन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें वह सब क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। बस आप लोग जो है वीडियो को अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सब लोग जानते हैं कि सफ़ेद जो क्रांति थी, श्वेत क्रांति 1970 में आई थी। और श्वेत क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति पे सबसे ज़्यादा आपका वर्क किया था। भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड योजना 1970 में शुरू किया गया। इसी के अंतर्गत तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा। ऑपरेशन फ्लड कई बार पूछा जाता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई, जिसके कारण दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, जिसे हम श्वेत क्रांति की संज्ञा दिया गया। तभी तो कह रहा था, चाहे श्वेत क्रांति पूछे या ऑपरेशन फ्लड, की शुरुआत 1970 में ही हुई है, ठीक है ना। और इन दोनों से संबंधित जो है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को हमेशा श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जिसको एनडीआरआई के नाम से जानते हैं। ये करनाल हरियाणा में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडीबी इसको बोलते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये आपका आनंद गुजरात में है बच्चों, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। विशेष याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका अमूल। सब लोग जानते हैं अमूल को, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसका पूरा नाम है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ है, आनंद गुजरात में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहाँ होता है, तो ध्यान रखें, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। भारत का ही प्रथम स्थान है पूरी दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं बच्चों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं आईसीएमआर,
के अनुसार दूध की आवश्यकता 280 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। जी हाँ बच्चों, ICMR कहता है कि दूध की एक व्यक्ति को आवश्यकता कितना है, एक दिन में 280 ग्राम। और भारत में औसतन प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की बात करें तो 1 ग्राम ज़्यादा ही है, 281 ग्राम प्रतिदिन है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, टोटल मिल्क प्रोडक्शन आपका जितना भी होता है, यदि प्रति व्यक्ति को हम दूध दें तो 281 ग्राम दूध हम लोग उसको उपलब्ध करा सकते हैं। आवश्यकता कितनी है, 280 ग्राम, उपलब्धता कितनी है, 281 ग्राम। तो ये जनरल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, बहुत बेहतरीन याद रखें। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पंजाब की है। पंजाब जो स्टेट है, पर कैपिटा हम बात करें, पर मैन हम बात करें एक एक व्यक्ति को कितना दूध मिल सकता है, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ये इसलिए। भारत में वर्तमान दूध उत्पादन 132 मिलियन टन है। ये तो खैर बढ़ गया है, 150 मिलियन टन तक पहुंच गया है। तो भारत में वर्तमान दूध उत्पादन 132 मिलियन टन नहीं है, इससे ज़्यादा भी पहुंच गया, 150 तक पहुंच गया। ये डाटा शायद पुराना हो सकता है, ठीक है। तो दूध, ये तो आपको स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी प्रकार से याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। परिभाषा में बात करें दूध क्या होता है। देखिए, एक या एक से अधिक स्वस्थ मादा पशुओं से जिनका पालन पोषण भली प्रकार से किया गया हो, वत्स जनन के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद जो स्वच्छ एवं ताज़ा लैक्टियन क्षरण होता है, उसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। दूध तो सब लोग जानते हैं कि कोई भी आपकी पशु में मादा हो जो कि ब्याने से 15 दिन पहले भी उससे दूध निकलने लगता है, और 5 दिन बाद तक जो भी दूध निकलता है उसको लैक्टियन क्षरण जो भी होता है उसे हम लोग मिल्क प्रोडक्शन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जब गाय ब्याती है तब तो उसका पीला पीला जो निकलता है वो खीस कहते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब दूध की बात चल रही है, सिर्फ दूध आप लोग याद रख सकते हैं। दूध के अवयव बात करें तो दूध के प्रकार के वास्तविक फैट और वसा रहित ठोस पदार्थ, दो ही चीज़ होती हैं, और पानी, ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं। वास्तविक फैट हटा लीजिए तो आपका सॉलिड नॉट फैट बचेगा, SNF, और बाकी पानी उसमें रहता है। ये चीज़ें जनरली पाई जाती हैं। दूध में उपस्थित अवयवों का घोलक होता है, जिसमें कुछ अवयव ग्रहणशील अवस्था में, कुछ निलंबन की अवस्था में रहते हैं। दूध के अंदर पानी की मात्रा 80 से 89% तक होती है। 80 से लेके 89% तक उसमें आपकी वाटर की मात्रा पाई जाती है दूध में। अब किसमें गाय के में कितना है, भैंस के में कितना है, ये हम लोग आगे बात करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको होना चाहिए। दूध में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन जाती है। बहुत बेहतरीन पॉइंट है बच्चों, दूध में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। अब कौन कौन सी रहती है उसको हम लोग देख लेते हैं। पर सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों केसीन प्रोटीन की। तो दूध प्रोटीन में 80% तो केसीन ही होता है, ध्यान रखें। टोटल मिल्क जितना टोटल प्रोटीन होता है ना, टोटल प्रोटीन का 80% तो केसीन होता है, जो दूध के अंदर पायस के रूप में, बहुत बेहतरीन है, याद रखें किस रूप में प्रोटीन पाई जाती है, पायस के रूप में दूध में प्रोटीन पाई जाती है। दूध का सफ़ेद रंग केसीन प्रोटीन के कारण ही होता है, ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, दूध जो सफ़ेद हमको दिखाई देता है वो क्यों, क्योंकि उसमें केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, याद रखें, केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, उसके कारण दूध का रंग सफ़ेद दिखाई देता है हमको। दूध सफ़ेद होता है जनरली, गाय का थोड़ापन पीलापन लिए होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। दूसरी जो प्रोटीन है वो है लैक्टो एल्बुमिन, और तीसरी प्रोटीन है लैक्टोग्लोबुलिन। यानी एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये 3 प्रोटीन हो गई, केसीन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ठीक है ना। सभी अमीनो एसिड इन्हें दोनों प्रोटीन में पाए जाते हैं। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इन दोनों प्रोटीन में पाए जाते हैं। केसीन गर्म करने पर नहीं फटती है। केसीन प्रोटीन अगर दूध को हम गर्म करें ना तो फटती नहीं है, जबकि है दोनों प्रोटीन क्या होती हैं, दूध को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो दोनों ही प्रोटीन, ग्लोबुलिन और एल्बुलिन, दोनों ही प्रोटीन फट जाती हैं। ये आपको याद होना चाहिए। वसा दूध का मुख्य अवयव है, सब जानते हैं। अगर हम प्रोटीन के बाद बात करें फैट की, तो फैट मिल्क का मेन आपका अवयव होता है। वो दूध की जो कीमत होती है वो वसा पर ही डिपेंड करती है, जी हाँ, ठीक है ना।
तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा दूध की कीमत वेरी इंपॉर्टेंट है, कीमत वसा पर ही डिपेंड करती है। फैट होगा उसके हिसाब से दूध की कीमत मार्केट में लगती है। और सबसे अधिक घटने व बढ़ने वाला अवयव होता है, जी हाँ बच्चों ये भी याद रखना है, जो फैट होता है ना, सबसे अधिक घटने वाला और बढ़ने वाला जो पदार्थ होता है, जो अवयव होता है, वो आपका कौन सा होता है, वसा ही होता है। ठीक है, ये विशेष आपको याद रखना होगा। आगे बात करें ब्यात, जब ब्यात के शुरू में वसा की मात्रा कम लेकिन ब्यात के अंत में अधिक होती है। ध्यान रखें, जब गाय या भैंस ब्याती है, बछड़े को जन्म देती है, तब फैट की मात्रा दूध में कम होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है तो दूध में फैट की मात्रा यानी वसा की मात्रा बढ़ती जाती है। दूध में वसा गोलिकाओं के रूप में, किसके रूप में, गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है, जिसको आसानी से दूध से अलग कर सकते हैं। याद रखें, दूध में वसा किसके रूप में, गोलिकाओं के रूप में, और प्रोटीन किस रूप में था, पायस के रूप में। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए पाई जाती है, जो आसानी से दूध से अलग की जा सकती है। ठीक है ना बच्चों, यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। 1 ग्राम दूध में वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखें, मैंने आपको पहले ही बताया है, 1 ग्राम फैट से एनर्जी कितनी मिलती है, 9.3 कैलोरी एनर्जी प्राप्त हो जाती है हमें। वसा में विटामिन ADE यानी अडेक विटामिन पाए जाते हैं, व इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है। याद रखें, और वसा 34 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगती है। वसा कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगती है, 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होती है, वो पिघलने लग जाती है। ठीक है ना, बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट है आपका लैक्टोज की हम लोग बात करेंगे। देखो, विटामिन का विशेष याद रखना, ADE के ये अडेक विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पिघलता कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत जनरल चीज़ें, इनको याद रखना होगा आपको। लैक्टोज दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। जी हाँ, लैक्टोज की हम बात करते हैं तो ये दूध का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। याद रखिएगा, लैक्टोज जो होता है मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, और दूध का मीठापन इसी के कारण होता है। दूध मीठा क्यों होता है, दूध अपन पीते हैं तो अपन को मीठा लगता है, क्यों, क्योंकि उसमें लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए दूध हमको मीठा लगता है। विशेष याद रखें। और यह ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। जो लैक्टोज होता है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये दो भी अपने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इन दोनों से मिलकर के लैक्टोज बना होता है। दूध के अंदर यह घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ बच्चों, आपने 3 चीज़ पढ़ ली, प्रोटीन किस रूप में, पायस के रूप में, वसा किस रूप में, गोलिकाओं के रूप में, और अभी लैक्टोज की बात आई है तो लैक्टोज किस रूप में पाया जाता है दूध में, ध्यान रखें, घुलनशील अवस्था के रूप में पाया जाता है। 1 ग्राम लैक्टोज से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम फैट से कितनी मिल रही थी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी। उसी प्रकार से 1 ग्राम लैक्टोज से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूध में सबसे कम घटने व बढ़ने वाला अवयव कौन सा है, तो वह है लैक्टोज। सबसे बढ़ने और कम होने वाला कौन सा था, वसा। याद रखना है, दूध में सबसे कम घटने व बढ़ने वाला अवयव है लैक्टोज, और सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला और कम होने वाला कौन सा था, वसा। दूध के जीवाणु इसे दुग्ध अम्ल में बदल देते हैं। जी हाँ बच्चों, दूध काफ़ी समय तक रखा रहता है तो आपने देखा हो कि दूध खराब हो जाता है, क्योंकि दूध जो होता है ना, उसमें जो लैक्टोज पाया जाता है, उसको जीवाणु, दूध में पाए जाने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया, उसको दुग्ध अम्ल यानी लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध में अम्लता बढ़ जाती है। इससे दूध क्या हो जाता है, अम्लता। अम्लता बढ़ेगी तो pH कम हो जाएगा, जिससे दूध का में खट्टापन आ जाता है। क्या आ जाता है, खट्टापन आ जाता है, और दूध खराब हो जाता है। बच्चों, दूध में अधिकतर खनिज लवण उपस्थित होते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कॉपर, कोबाल्ट, जिंक। ये क्या होते हैं, ये खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं दूध में। अधिकतर क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, सबको ये मालूम होगा। इनमें से कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या क्या, कैल्शियम और फास्फोरस जो खनिज लवण है ना, वो सबसे ज़्यादा दूध में पाए जाते हैं, जो बच्चों में
हड्डियों के निर्माण में एवं विकास के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। याद रखें, खनिज लवण की यदि बात आती है तो दूध में खनिज लवण पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फोरस पाए जाते हैं, तो बच्चों की हड्डियों के लिए, निर्माण के लिए और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। दूध में खनिज लवण की मात्रा 0.7 से 0.9% होती है, याद रखें। और दूध में आयरन नहीं पाया जाता, विशेष याद रखें, दूध में आयरन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता है, ये विशेष याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, दूध में विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार। अब विटामिन की हम बात करते हैं, छठवां अवयव है विटामिन। आपने पढ़ा, वहीं से पढ़ते आ रहे हो, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद वसा, वसा के बाद लैक्टोज, लैक्टोज के बाद खनिज लवण, और अब विटामिन। विटामिन की हम बात करते हैं बच्चों, तो विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि B1, B2, B6, B5, B12 तक आपके रहते हैं, इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और विटामिन सी, ये दोनों ही विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। बाकी दूसरा होता है वसा घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ADEK, यानी अडेक नाम से अब याद रखें, जो कि वसा में घुल जाते हैं, वसा में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ADEK विटामिन जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। बच्चों, दूध में विटामिन E का अच्छा स्रोत है दूध, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सबसे ज़्यादा विटामिन A पाया जाता है दूध में, ठीक है ना, जो बच्चों और बड़ों में नेत्र संबंधी रोगों से बचाता है, मतलब नेत्र की दृष्टि को बढ़ाता है, विशेष आप लोग याद रख सकते हैं। दूध में विटामिन सी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है और सबसे कम विटामिन सी पाया जाता है, याद रखें, सबसे कम विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। किण्वन की हम लोग बात करें तो किण्वक जैसे एंजाइम की बात करें, दूध में मुख्यतः फास्फेटेज, एमाइलेज, पेरोक्सिडेज, प्रोटीएज, कैटेलेज, जेंथिन, इतने सारे आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं, विशेष याद रखें आप लोग। ये आपके एंजाइम्स की बात करें, फास्फेटेज मुख्यतः, एमाइलेज, पेरोक्सिडेज, प्रोटीएजेज, कैटेलेज, जेंथिन, ये आपके क्या है, दूध में एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूध के, स्तनधारियों दूध का औसत संगठन की, ठीक है ना, कि किसमें कितना % क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करें गाय की, गाय के दूध में 87.2% आपका पानी पाया जाता है, 3.7% वसा, 3.5% प्रोटीन और 4.9% लैक्टोज, 0.70% खनिज पदार्थ। टोटल अगर ठोस पदार्थ करें, इन सब चीज़ों को मिला के अगर बात करें, फैट को हटा दीजिए, यानी टोटल फैट को भी नहीं हटाना है यहाँ पर, फैट मिलाकर टोटल ठोस पदार्थ कितना है 12.8, और फैट हटा देंगे तो 9.1, यानी SNF कितना 9.1% SNF, यानी वसा रहित ठोस पदार्थ, ठीक है ना। इनका टोटल हो गया। अब टोटल में से वसा हटा दिया तो उसको हम लोग SNF कहते हैं। SNF विशेष याद रखना, पूछा जाता है, बताइए गाय के दूध में कितना % SNF, ठीक है ना। इसके बाद भैंस का है, भैंस का भी आप लोग देख सकते हैं 82.7%, यानी 82.7% पानी, 7.3% आपका वसा, वसा ज़्यादा होता है भैंस के दूध में, 3.6% प्रोटीन, 5.8% लैक्टोज, खनिज पदार्थ 0.78%, कुल ठोस 17.2%, टोटल ठोस कितना 17.2, ठीक है। और अगर SNF की बात करें तो 9.8% आपका क्या पाया जाता है, सॉलिड नॉट फैट पाया जाता है, यानी वसा हटा दीजिए, बाकी पदार्थ आपका 9.8% आपका SNF पाया जाता है, बाकी प्रोटीन लैक्टोज ये मिला के आपका हो जाता है, ठीक है। भैंस के बाद आपका नंबर आता है भेड़ होगी, ये भेज लिख रहा है, इसको सही कर लीजिए, भेड़ का है 80.7% आपका पानी रहता है, 7.9% फैट, 5.2% प्रोटीन, 4.8% लैक्टोज, 0.9% खनिज लवण, तो 19.2% आपका टोटल ठोस, और SNF होता है 11.3%, यानी भेड़ का जो दूध होता है, भेड़ के दूध में आपका सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है 7.9%, ठीक है ना। और ये एवरेज संगठन है, औसत है, हाईएस्ट नहीं है, कम नहीं है,
दूध का औसत संगठन पहले ही लिख रहा है, देखिए औसत एवरेज, ना कम ना ज़्यादा, बीच का जो बोलते हैं वही आपका लेके आए। ठीक है। बकरी में 87% आपका पानी रहता है दूध में, 4.2% फैट पाया जाता है उसके दूध में, 3.5% प्रोटीन पाया जाता है, 4.2% लैक्टोज, 0.86% खनिज लवण और 13% टोटल होता है। और SNF होता है, सोलर नॉट फैट होता है 8.7। ठीक है ना। चलिए, और घोड़ी उठनी, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, कोई वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है घोड़ी उठनी का। बाकी गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, ये चार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष याद रखें। घोड़ी उठनी का आप लोग देख लीजिए, सबसे अच्छा काम है इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए क्योंकि यहाँ पर तो याद नहीं हो पा रहा होगा आपको, है ना। इसको याद करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है ना इसको याद रख सकते हैं। लिख लीजिए कॉपी पर और एक आध दो जगह इसको जो है जहाँ पे आप लोग रहते हो चिपका दीजिए, है ना, तो जिससे आपको जो है याद हो जाएगा। याद करना बहुत ज़रूरी है इसको। ठीक है। तो ये पूरा आपका मिल्क का प्रोडक्ट, आपका औसत संगठन है, कंपोजिशन है, सबको आपको क्लियर कर दिया है। आगे हम दूध के भौतिक गुणों का अध्ययन करने वाले हैं। भौतिक गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें दूध का पीले रंग की हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? दूध के पीले रंग की हम बात करेंगे, कैरोटीन सफ़ेद रंग की बात करेंगे, केशिन की, इन सबकी बात करने वाले हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, हम यदि बात इसके भौतिक गुण की बात करते हैं तो दूध का जो पीला रंग होता है ना, पीला रंग दूध का कैरोटीन के कारण होता है, और जो सफ़ेद रंग होता है ना वो केसीन के कारण होता है। दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, और दूध जैसे गाय का होता है ना पीलापन लिए थोड़ा सा, तो उसका कैरोटीन पाया जाता है इसलिए होता है। और दूध का सफ़ेद रंग केशिन के कारण होता है। ये जनरल बात है, ये याद रख लें आप लोग। ठीक है। चलिए, दूध के आपेक्षिक घनत्व की यदि हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो दूध का आपेक्षिक घनत्व आपका 1.028 से 1.032। ये एवरेज है, याद रखना। गाय का अलग होता है, भैंस का अलग होता है, लेकिन एवरेज याद रखें। आपेक्षिक घनत्व आपका 1.028 से 1.032 होता है। और पीएच की यदि हम बात करें तो दूध का पीएच 6.4 से 6.7 होता है। उबाल बिंदु की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो 101 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 101 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर दूध क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है। हिमांक बिंदु बात करें, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जब दूध जो होता है ना आपका बर्फ़ में चेंज होता है, बर्फ़ से पिघलने लगते हैं कह सकते हैं, तो -0.52 से -0.56 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। तो हिमांक बिंदु याद रखें आप लोग, -0.52 से -0.56 डिग्री सेल्सियस। वर्तनांक की बात करें तो 1.344 से 1.348, और विद्युत चालकता होती है दूध की 0.005 मॉल। विशेष याद रखें, विद्युत चालकता दूध की कितनी होती है? 0.005 मॉल होती है। तो इम्पोर्टेंट था आपका ये जो मैंने समझाया आपको, वो ध्यान रखें। ताज़े दूध की हम एसिडिटी की बात करें तो ताज़े दूध की जो अम्लता होती है बच्चों, वो होती है आपकी 0.12 से 0.18% एसिडिटी जनरल। अगर हम ताज़ा दूध लेके आए तो उसकी अम्लता आपको बताइए। ठीक है ना। तो ये तो थे दूध के भौतिक गुण। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट और चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों दूध दोहन की विधियाँ। तो दूध दोहन हम हाथ द्वारा करते हैं और मशीन द्वारा। हाथ द्वारा हम कैसे करते हैं? अंगूठा विधि सबसे खतरनाक और सबसे बुरी विधि होती है, जिससे थनों में क्या पड़ जाती हैं? गांठें पड़ जाती हैं। सबसे बेकार विधि कहा जाता है इसको जनरली। दूसरी होती है पूर्ण हस्त विधि, जिसको सर्वोत्तम विधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें उंगलियां और गद्दी की सहायता से दूध निकालते हैं। और चुटकी विधि, जिस पशु के थन छोटे होते हैं, छोटे थन वाले पशुओं में इसका आपका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये 3 विधियां होती हैं। हाथ से जब हम दूध निकालते हैं तब की बात बताई है मैंने आपको। ठीक है। दोहन के समय थनों को किस एंटीसेप्टिक से लोशन से होते हैं? पोटास का पानी। किस धोते हैं ये होना चाहिए, होते हैं लिखा है। दोहन के समय में दूध जब निकाला जाता है थनों से तो एक एंटीसेप्टिक लोशन आता है, उसका पोटास का पानी, मतलब पोटास होना चाहिए उसमें, अगर उससे धोते हैं ना
तो रोगाणुनाशक होता है जनरली बोगोन, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं रोगाणु वो नष्ट हो जाते हैं। दुग्ध निष्कासन की क्रिया में उत्तरदायी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। विशेष याद रखें, दूध जो निकलता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब सेक्रेशन होता है तभी जाके दूध निकलता है। याद रखें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सहायता से दूध निकलता है, अन्यथा निकलते नहीं। जैसे देखिए क्या होता है कि हमने बछड़ा को छोड़ा, बछड़ा ने जा कर के गाय के ऐन से दूध थनों से दूध पिया, तो उस समय क्या होता है कि उसके जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है वहाँ से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और वो बिल्कुल 5 से 6 सेकंड में आपका ऐन में आ जाता है, जिससे दूध सेक्रेशन होने लगता है। ठीक है ना, तो विशेष याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूध दोहन के प्रारंभ में 1% फैट व अंतिम भाग में 8.5% फैट पाई जाती है। आपको मैं ये चीज़ पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि दूध में जब दूध हम शुरुआत में निकालते हैं तो उस समय फैट की मात्रा कम होती है, और लास्ट में जब दूध हम निकालते हैं, लास्ट वाली चुटकियों वाला जो दूध आता है उसमें सबसे ज़्यादा फैट 8.5% तक फैट पाई जाती है। दूध दोहन का समय 2 बार, प्रातः व शाम 5 बजे 3 बार, और प्रातः 4 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 8 बजे। ये तो जनरल बात है, कब किसको धोना है, इन बात पे ध्यान रखते हैं। इस लाइन तो ये लाइन तो फुकट की लाइन है। तो दूध से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो हो गए। अब खीस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, सभी क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, खीस से संबंधित आपको पॉइंट क्लियर करते हैं हम लोग। तुरंत ब्याई हुई मादा पशु के ऐन से प्राप्त होने वाला विशेष स्राव, जो कि रासायनिक संगठन एवं भौतिक संगठन में दूध की अपेक्षा गाढ़ा पीलापन लिए होता है तथा गर्म करने पर फट जाता है, वह खीस कहलाता है। आपको पता होगा कि कोई भी गाय ब्याती है तो ब्याने के तुरंत बाद जो निकलता है गाढ़ा होता है, दूध की अपेक्षा देखें तो पीलापन ज़्यादा होता है, गर्म करने पर फट जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, खीस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खीस के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके पॉइंट पर। खीस जो होता है गाढ़ा पीला लसलसा तरल पदार्थ होता है। खीस जो होता है आपका गाढ़ा होता है, लसलसा होता है, लिक्विड अवस्था में तो जनरल वो रहता ही रहता है। खीस गाढ़ा पीला लसलसा लिक्विड पदार्थ होता है, सब जानते हैं इस चीज़ को। खीस समझ रहे हो ना, जब गाय ब्याती है ना, जो आप लोग उसको अपनी भाषा में कुछ और भी बोलते होंगे उसको, है ना, कीटो बोलते होंगे, जो भी आप लोग क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, खीस का पीला रंग क्यों होता है? क्योंकि कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इस कारण से। ठीक है, ऐन की नस फटने से खून खीस में मिल जाता है, जिसके कारण खीस का रंग लाल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि खीस लाल मतलब उसमें खून आने लगता है, क्योंकि ऐन की नस फट जाती है, उसके कारण आता है। खीस की एसिडिटी बात करें तो 0.2 से 0.6% होती है। जनरल दूध की कितनी होती है? 0.12 से 0.18। आपने पढ़ा था 0.12 से 0.18 होती है, लेकिन यह खीस की एसिडिटी याद रखना 0.2 से 0.6% होती है। खीस का हिमांक की बात करें, दूध से अधिक होता है, -0.60 होता है। जबकि हम दूध का कितना था, आपको पता है दूध का कितना था? -0.52 से -0.56, यही पढ़ाया था अभी जस्ट आपको। तो यहाँ खीस का अलग होता है, विशेष याद रखें। ठीक है, खीस का विद्युत संचलकता एवं आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो याद रखें, खीस की विद्युत आपेक्षिक घनत्व होता है 1.04 से 1.08, और दूध का कितना था आपको मालूम है? 1.028 से 1.032 था, लेकिन यहाँ पर दूध से ज़्यादा होता है। विशेष याद रखें आपका खीस का आपेक्षिक घनत्व। खीस में विटामिन ए बी सी डी दूध की अपेक्षा अधिक होती हैं। याद रखें, दूध में विटामिन कम पाया जाता है खीस की अपेक्षा, ये विशेष आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके। खीस में पानी व दुग्धम कम होता है, मतलब खीस में पानी कम होता है, दुग्धम यानी लैक्टोज कम होता है, जिससे मीठापन होता है वो कम होता है, तथा अन्य अवयव दूध से अधिक पाए जाते हैं। खीस में रोग प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, जो नवजात बछड़े को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। जी हाँ बच्चों, दूध में आपकी डिजीज रेसिस्टेंस पावर पाई जाती है, जो कि जो बछड़ा होता है ना,
उसको क्या प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो याद रखें कि इसमें प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है। खीस का संगठन देख लीजिए। गाय के दूध में 75.2% पानी पाया जाता है और भैंस के खीस में 70.9% आपका पानी पाया जाता है। कुल ठोस पदार्थ 24.7 रहता है, भैंस के में 29.1% टोटल ठोस पदार्थ रहता है। कुल प्रोटीन बात करें तो 16.4% गाय के में कुल प्रोटीन होती है, मतलब 3 तरह की प्रोटीन होती है ना, केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबिन। तो तीनों प्रोटीन कितना 16.4% प्रोटीन पाया जाता है। और भैंस के में खीस में कितना 21.6%। जी हाँ बच्चों, 21.6% आपका क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद केसिन कितना रहता है, अलग अलग कर लो। केसिन 5% और भैंस के में 6.7%। एल्बुमिन ग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है खीस में, बताइए 11.3% और भैंस के में 14.9% आपका एल्बुमिन और ग्लोबुलिन पाया जाता है। लैक्टोज की बात करें तो 2.1% यानी कम होता है और भैंस के में भी कम होता है। पहले ही बता चुके हैं ये वाला पॉइंट आपका कि इसमें पानी व लैक्टोज कम होते हैं, दुग्धम बोलते हैं हिंदी में। वसा की बात करें तो 5.1% और भैंस के में 4.1% रहता है। खनिज लवण 1.1% और 1.1%। तो बच्चों आपने देखा कि जो खीस होता है, खीस मतलब जिसको आप कीटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब गाय या भैंस ब्याती है तुरंत बाद उसका जो गाढ़ा पदार्थ निकलता है उसी खीस कहते हैं। और खीस में क्या क्या, गाय के में अलग और भैंस के में अलग, क्या क्या कितने % पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूध एवं खीस के गुणों की तुलना कर लीजिए। यहाँ पे दोनों के गुण हम कर लेते हैं। देखिए गुण की बात करते हैं, दूध और खीस, एक तरफ दूध ले लिया दूसरी तरफ खीस। ऊष्मा का प्रवाह, दूध को गर्म करने पर दूध जो होता है स्कंदित नहीं होता। दूध को गर्म करेंगे दूध नहीं फटता है जनरली। कब फटता है, दूध तो उबाल आता है उसमें तो अच्छी प्रकार से बढ़िया चाय बनते हैं कि दूध कभी कभी फटता है जब अम्लीय होता है, लेकिन दूध को गर्म करते हैं नहीं फटता। लेकिन जैसे ही खीस को गर्म करेंगे गीस का हो जाएगा, फट जाएगा, स्कंदित हो जाता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है, खीस का रंग पीला होता है। सब जानते हैं, जनरल पॉइंट है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग। दूध का स्वाद मीठा होता है, खीस का स्वाद तीखा होता है। आपेक्षिक घनत्व दूध का 1.02 से 1.032 होता है और खीस का 1.04 से 1.08 होता है। बहुत बड़ा आपका ये समझिए सौभाग्य है कि दोनों को साथ साथ पढ़ रहे हो। जो चीज़ें ऊपर पढ़ के आए वो एक सारणी में ही पढ़ लीजिए आप लोग सभी चीज़ें, है ना। अम्लता देख लीजिए, दूध की जो अम्लता होती है वो 0.12 से 0.18% होती है। ठीक है, जबकि खीस की कितनी होती है 0.2 से 0.4% होती है। जल की बात करें तो दूध में जल 87.2% होता है तो खीस में 75% होता है। फैट की बात करें तो दूध में 3.8% फैट पाया जाता है और इसमें 3% फैट पाया जाता है। प्रोटीन 3.5% रहता है दूध में, जबकि 17.5% पाया जाता है खीस में प्रोटीन। बताइए आप लोग कितना, 17.5। लैक्टोज 4.8% होता है जबकि 2.8%, ये तो कम हो गई होगा। इसके बाद खनिज लवण 0.65% पाए जाते हैं दूध में और खीस में पाए जाते हैं 1.53%। तो आपने इनका दोनों का अध्ययन कर लिया, किस में क्या क्या कितने कितने % पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, विशेष आप लोग याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। दूध की गुणवत्ता एवं परीक्षण की हम बात करते हैं बच्चों। दूध की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए की जाने वाले परीक्षण, एक तो सबसे पहला जो परीक्षण होता है वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। दूध को सूंघकर कर सकते हैं, आँख से देखकर कर सकते हैं, चखकर कर सकते हैं, उसकी शुद्धता का पता लगाया जा सकता है, प्योरिटी कि दूध कैसा है ना। देखकर, कुछ लोग तो देखकर ही पता कर लेते हैं दूध में पानी है ना, तो सूंघकर पता कर लेते हैं। सबका अपना अपना ज्ञान इंद्रियों से करने का तरीका होता है, ये तो जनरल बात हुई। उबालने पर फटने का परीक्षण, जिसको हम COV टेस्ट कहते हैं। दूध को अगर उबालें और फट जाए तो दूध मतलब पहचान लेते हैं कि खराब है। COV परीक्षण दूध में खीस की उपस्थिति का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट होता है। COV क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि दूध जो है खीस तो नहीं, खीस की मिलावट तो नहीं है, उसका पता करने के लिए हम COV टेस्ट करते हैं। अम्लता परीक्षण भी करते हैं। ताज़े दूध में 0.12 से 0.18% होती है अम्लता, ठीक है ना। और आपकी तथा
6.6 क्या दे रखा है, ये पता नहीं, कुछ मिट गया, ठीक है छोड़िए उसको। वो सच पीएच होना चाहिए, वैसे पीएच मान 6.6 होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पीएच मान दूध का 6.6 होता है। इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो दूध में मिलावट है, सीधी सी बात है। अम्लता परीक्षण सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार होता है उसके द्वारा करते हैं। अम्लता परीक्षण इसमें जो मिला लेते हैं वो गुणा कर लेते हैं, वह सिंपल सी बात है। दूध की मात्रा मिली ml में अम्लता ज्ञात करने के लिए एक सूचक होता है फिनोप्थलीन सूचक, उसका प्रयोग करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलाने पर दूध का रंग गुलाबी हो जाता है, जिससे पता कर सकते हैं कि दूध जो है आपका इसमें कुछ मिलावट की गई है, ठीक है ना। ये तरीका होता है, विशेष याद रखना आप लोग, ये दो बातें वैसे कौन सा सूचक प्रयोग करते हैं, फिनोप्थलीन, और क्षार मिलाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर दूध का कलर कैसा हो जाता है, तो गुलाबी। इससे हम पता कर सकेंगे दूध में क्या है, मिलावट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। दूध का आपेक्षिक घनत्व की हम लोग बात करें बच्चों यहाँ पर, तो दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पर 0 से 40 तक निशान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कैसे किया जाता है। एक यंत्र होता है जिसका नाम है लैक्टोमीटर, और लैक्टोमीटर पर 0 से 40 तक निशान अंकित होते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए 1+ संशोधित लैक्टोमीटर रीडिंग CLR जिसको बोलते हैं, संशोधित लैक्टोमीटर रीडिंग होती है बटे 1000, ये इसका सूत्र होता है दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए। और गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व आपको मालूम है 1.028 होता है, और भैंस के दूध का आपेक्षिक घनत्व 1.032 होता है। एवरेज मैंने यही बताया था कि 1.028 से 1.032। वसा का आपेक्षिक घनत्व विशेष याद रखना 1.93 होता है। वसा का आपेक्षिक घनत्व, फैट का स्पेशली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.93 होता है। और सपरेटा जो दूध होता है उसका 1.038 होता है। सपरेटा दूध क्या होता है, ऐसा दूध जिसमें से क्रीम निकाल ली गई हो, बचा हुआ दूध क्या कहलाता है, सपरेटा दूध कहलाता है। और सपरेटा दूध का जो आपका आपेक्षिक घनत्व होता है वो 1.038 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बताया मैंने, बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहा है टॉपिक बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग इसको रट लीजिए। अब वसा परीक्षण की हम बात करते हैं तो दूध में फैट परीक्षण ब्यूटायरोमीटर के द्वारा करते हैं, गर्बर विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। याद रखें, दूध का फैट टेस्ट ब्यूटायरोमीटर यंत्र से गर्बर विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से, दूध का फैट ब्यूटायरोमीटर से, दोनों याद रखिए आप लोग, भूलना नहीं है आपको, ठीक है ना। ब्यूटायरोमीटर में 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड और 10.75 ml दूध लेते हैं, और एक उसमें एक बूंद कह लीजिए उसमें एमाइल अल्कोहल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें लेते हैं। दूध कितना लेते हैं, 10.75 ml, ये पूछा गया प्रश्न है। और 10 ml क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसके बाद गर्बर मशीन को 1100 चक्र प्रति मिनट के हिसाब से 4 से 5 मिनट तक उसको चलाते हैं। तो फैट परीक्षण अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो किया जाता है ना, जो मशीन होती है गर्बर, उसमें अपकेंद्रीय बल, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल मेथड के प्रिंसिपल पर ये काम करते हैं। विशेष याद रखें आप लोग, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चले कि गर्बर मशीन की चक्र प्रति मिनट कितने सा, 1100 चक्र, कितने मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक। फैट जो टेस्ट होगा वो कौन सी विधि द्वारा होगा, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करके चारों तरफ घूमती है, इससे हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। दूध पाश्चुरीकरण की हम लोग बात करते हैं बच्चों। दूध पाश्चुरीकरण की, देखिए, दूध का निश्चित तापक्रम पर रखकर उसके लगभग सभी जीवाणुओं को नष्ट करना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। एक निश्चित टेम्परेचर होता है, इसके प्रकार होते हैं, हम लोग आगे जानेंगे प्रकारों को, देख लीजिए आप लोग। इसकी विधियां हैं वो ये हैं, देखिए आप लोग विधियों को। सबसे पहली विधि है बच्चों निम्न तापक्रम लंबा समय विधि, यानी LTLT मेथड। इसको LTLT इसलिए कहते हैं, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो यानी कम तापक्रम लंबा समय, ठीक है ना। इसे धारण विधि भी कहते हैं बच्चों, विशेष याद रखें। इस विधि में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है या रखा जाता है, जिसके बाद दूध को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करते हैं, उसे ही LTLT मेथड कहते हैं।
विशेष याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए एलटीएटी मेथड में कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। तो याद रखें 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं और 30 मिनट के लिए करते हैं। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। इसके पश्चात दूध को ठंडा कितने डिग्री पर? तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसको ठंडा करते हैं। तो ये एलटीएलटी मेथड है। इसके बाद है दूसरा मेथड है बच्चों HTST यानी उच्च तापमान अल्पकाल विधि, यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। HTST क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसे सतत विधि भी कहा जाता है, जैसे इसको धारण विधि कहते हैं उसी प्रकार इसको सतत विधि कहते हैं। इस विधि में दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकंड के लिए, मिनट नहीं 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। इसके बाद दूध को ठंडा करते हैं। ठीक है ना। ये HTST टेम्परेचर विशेष याद रखें और समय विशेष याद रखें। हाई टेम्परेचर नहीं 72 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, कितना समय? 15 सेकंड। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड क्या था? लो टाइम समय था जो आपका 63 डिग्री सेल्सियस तापमान और 30 मिनट के लिए करते हैं। ठीक है। चलिए तुरंत बाद दूध को, ये अल्ट्रा हाई तीसरा मेथड है UHT। इस विधि में दूध को 148 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 5 सेकंड तक गर्म करते हैं और इसके तुरंत बाद उसको 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। इसको अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड के नाम से जाना जाता है। याद रखें 148 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करना और 1 से 5 सेकंड तक गर्म करते हैं और इसके तुरंत बाद दूध को 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करते हैं। इसको ही UHT मेथड कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब दूध की स्टरलाइजेशन की बात करते हैं। दूध निर्जमीकरण। दूध को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करना निर्जमीकरण कहलाता है। और निर्जमीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दूध में उपस्थित सभी हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणु को नष्ट करना। लाभदायक जीवाणु मर जाते हैं स्टरलाइजेशन में, लेकिन इससे पहले जो क्या था आपका, इससे पहले आपका पाश्चुरीकरण था, उसमें सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया मरते हैं, लेकिन इसमें लाभदायक बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं निर्जमीकरण में। निर्जमीकरण को इंग्लिश में स्टरलाइजेशन कहते हैं, विशेष याद रखें। ठीक है। दूध का अवशोषण की बात करें तो दूध को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर थोड़े समय यानी लगभग 10 से 12 घंटे के लिए हम लोग संग्रहित कर सकते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 से 12 घंटे के लिए हम लोग उसको संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है। तो ये तो जनरल बात हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा इतना इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 10 क्या, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना इससे ही आपके 15 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, क्योंकि दूध और नस्लें मैं आपको एक बार ले आऊँगा पशुओं की, अब चिंता ना करें। ठीक है। चलिए क्रीम पृथक्करण की हम लोग बात करते हैं बच्चों। क्रीम पृथक्करण देखिए आप लोग, दूध से क्रीम कैसे अलग की जाती है। तो दूध से निकाला हुआ भय पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा 18 से 60% तक होती है उसे क्रीम कहते हैं। जनरली क्रीम क्या होता है? पृथक्करण मतलब क्रीम को अलग करना। क्रीम के प्रकार की हम बात करें तो वसा परसेंट के आधार पर क्रीम को 3 भागों में बांटा गया है। पतली क्रीम जिसको टेबल क्रीम के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 18 से 25% आपकी फैट होती है। दूसरी है मध्यम क्रीम जिसको व्हिपिंग क्रीम कहते हैं, इसमें 25 से 45% आपकी फैट पाई जाती है। तीसरी है गाढ़ी क्रीम जिसमें 45% से अधिक फैट पाया जाता है। तो ये क्रीम 3 प्रकार की होती हैं और प्रकार जो है वो फैट परसेंट पाए जाने के आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है ना। चलिए क्रीम निकालने की हम विधियों की बात करते हैं। सबसे पहले है गुरुत्वाकर्षण विधि। इस विधि में दूध को बर्तन में भरकर ठंडे स्थान पर 10 से 24 घंटे तक रखा जाता है। इससे वसा एक परत के रूप में, लेयर के रूप में दूध के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। इस विधि द्वारा क्रीम कई प्रकार से इकट्ठी करते हैं, जैसे उथली कढ़ाई विधि, गहरी कढ़ाई विधि, दूध से पानी मिलाकर क्रीम निकालना, जर्सी क्रीम विधि और अपकेंद्रीय विधि आपके नेक्स्ट आएगी। ये आपकी 4 विधियाँ होती हैं, उथली, गहरी, दूध। इस प्रकार से हम लोग क्रीम को दूध से अलग कर लेते हैं। हमने देखा ही होगा कि दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके फिर उसके ऊपर जो लेयर आ जाती है उसको अलग कर लेते हैं, है ना। तो कई आपके मेथड्स होते हैं। ठीक है। चलिए बात करें हम लोग आगे अपकेंद्रीय विधि की। देखिए अपकेंद्रीय विधि क्या होती है। यह क्रीम निकालने की वैज्ञानिक विधि है जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में दूध से क्रीम सेपरेटर एक यंत्र होता है, उसके द्वारा इस क्रीम को निकाला जाता है। आपने देखा होगा क्रीम निकालने की मशीन आती है, क्रीम सेपरेटर के द्वारा हम लोग, क्योंकि ऊपर जो बाउल लगा रहता है वो घूमता है और फिर उससे क्रीम निकालते हैं। क्रीम निकालने के लिए दूध का टेम्परेचर 30 से 37 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। क्रीम सेपरेटर के मुख्य भागों की हम लोग बात करें
तो जैसे बाउल होता है ऊपर एक मतलब बेला टाइप का रहता है। यह क्रीम सेपरेटर मशीन का मुख्य अंग होता है और इसे मशीन का हृदय कहा जाता है बाउल को। यह दूध क्रीम को अलग करता है, मतलब दूध से क्रीम को क्या करता है, अलग करने का काम किसका होता है, बाउल का। क्रीम स्क्रू की बात करें हैं, क्रीम को पतली या गाढ़ी प्राप्त करने का सहायक होता है, क्रीम स्क्रू जो लगा रहता है वो, ठीक है ना, याद रखें। चलिए बात करें दही की, तो दही दूध का एक सामान्य किण्वित पदार्थ है जो कि दूध को उबालकर 21 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 से 3% जामन मिलाकर 8 से 10 घंटे तक रखकर प्राप्त किया जाता है। तो दूध से दही कैसे बनता है आपको पता होगा कि दूध होता है ना, दूध को पहले गर्म करते हैं, गर्म करके उसमें जामन मिलाते हैं 1 से 3% जामन मिलाकर उसको 8 से 10 घंटे के लिए रख दिया जाता है और दूध से दही बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो बैक्टीरिया क्या करता है, उस दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज को दही में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे जो दूध की अम्लता बढ़ जाती है, यानी दूध खट्टा हो जाता है और आपका क्या बन जाता है, दही बन जाता है। आपको मालूम ही होगा, देखिए आप इसको पढ़िए तो समझ में आपको आ जाएगा। दही बनाने के लिए उपयुक्त बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस व लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हैं। दोनों बैक्टीरिया का विशेष नाम याद रखना, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस व लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये दोनों बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, दही बनाने का काम करते हैं। दही में अम्लता विशेष याद रखें 0.75 से 0.95% होती है और दूध में कैल्शियम व फास्फोरस खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दही में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई, वो दही में दूध में ही पाए जा रहे थे, तो आपके इसमें तो पाए ही जाएंगे। दही का रासायनिक संगठन भी देख सकते हैं आप लोग। पानी 85 से 88%। सपरेटा दूध का दही बनाएंगे, सपरेटा दूध का दही भी बन सकता है, आपको मालूम है सपरेटा दूध क्या होता है, मैं बता ही चुका हूँ आपको कि दूध में से यदि क्रीम निकाल लें तो बचा हुआ पदार्थ आपका सपरेटा दूध कहलाता है। तो उसमें 90 से 91% पानी होगा। फैट में आपका वसा की मात्रा कितनी होगी, संपूर्ण दूध से अगर दही बन रहा है तो 5 से 8%, लेकिन सपरेटा दूध से बन रहा है तो 0.05 से, क्योंकि पूरी क्रीम ही निकाली तो फैट तो बचेगा ही नहीं, ये चीज़ है, ठीक है। आगे और बात कर लें हम लोग, प्रोटीन की बात कर लीजिए। प्रोटीन 3.2 से 3.5%, और जो सपरेटा बन रहा है उसमें प्रोटीन वहीं का वहीं रहता है, तो 3.3 से 3.5% लगभग बराबर रहती है। लैक्टोज 4.6 से 5, 4.7 से 5.3% लगभग बराबर ही है ना, लेकिन फैट कम हो गया था क्योंकि फैट निकल रहा है, क्रीम ही निकाल ली, इसलिए सपरेटा दोनों। खनिज पदार्थ दही में 0.75 से 0.78% रहते हैं, और जो उससे बनाया गया है आपको उसमें 0.7 से 0.75 रहते हैं। लैक्टिक एसिड, फास्फोरस, ये थोड़ा सा चीज़ आप लोग देख लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब घी की बात करते हैं हम लोग। घी क्या होता है सब जानते हैं वैसे तो। घी दूध का ऐसा पदार्थ है, वह पदार्थ है जिसमें वसा की मात्रा 99% शुद्ध रूप में पाई जाती है और यह सामान्य तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस पर तरल एवं अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में, और गाढ़ापन लिए थोड़ा सा घी होता है, आपने देखा होगा, है ना। और घी एक ऐसा पदार्थ इसमें 99.95% आपको क्या पाया जाता है, 99.5% फैट पाया जाता है, वैसे से याद रखें आप लोग। गाय का घी और भैंस का घी देख लो, फैट 99, पानी 0.5, स्वतंत्र वसा 0.5, बहुत अच्छा है, ध्यान रखें। घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान 110 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है और ये ट्राइग्लिसराइड फैट के सहयोग से बना उत्पाद है, ठीक है ना। देखो जब घी बनाते हैं तो जो मक्खन प्राप्त होता है उसको गर्म करते हैं। क्रीम से भी आपका 2 तरीके से घी बनाया जाता है, आपको मालूम होगा, ठीक है ना। घी 2 तरीके से, एक तो क्रीम से बनता है और दूसरा आपका जनरल मक्खन से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए गाय के घी के मानक देख लीजिए। घी के मानक रिचर्ड्स मिसल मान 26 से 8 वैल्यू 26 28, पॉल्सी की मान 1.5 से 2.5, सावनी का अनुमान 222 से 226, मक्खन का अपवर्तनांक 40.5 से 42.5, ओलिक एसिड लेस देन 1.5%, कृष्णर मान 20 से 25 और पानी 0.5। तो ये जनरल चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पनीर देख लीजिए। पनीर दूध का वह पदार्थ है जिसे गर्म दूध को अम्ल द्वारा फाड़कर बनाया तैयार किया जाता है। दूध को फाड़ने के लिए दुग्ध एसिड या साइट्रिक फलों का रस का प्रयोग करते हैं। पनीर पूर्ण दूध या सपरेटा दूध दोनों ही प्रकार के दूध से तैयार किया जाता है, और परंतु अच्छी किस्म का पनीर तैयार करने के लिए गाय का पूर्ण दूध ही प्रयोग लिया जाता है।
अब जैसे मार्केट में जो पनीर मिलता है वो तो फोकट का पनीर है, वो तो सेपरेटा दूध से बनाया हुआ पनीर होता है, वो थोड़े ना अच्छे दूध से बनता है। हम लोग खा रहे हैं जहर खा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। पनीर का संगठन देख सकते हैं आप लोग। पानी 53.38 भैंस का बनाया जा रहा है तो उसके 51.60, वसा में 28% वसा, इसमें 29.60, प्रोटीन 17.40, 14.40, लैक्टोज 1.75, भैंस के दूध में 2.30, कैलावट 2.35, इसमें 1.98। ये आपका इसका क्या है, संगठन है पनीर का, जनरल है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। संगठन जितने भी बताएं उनको थोड़ा थोड़ा आप लोग याद जरूर रखिएगा, है ना। क्षारीय धावन, कास्टिक सोडा, इनसे दुग्धशाला के जो बर्तनों की धुलाई वाले केमिकल हैं, इनसे हमको बर्तनों की सफाई करना है। अम्लीय धावन भी होता है, टार्ट्रिक, साइट्रिक, फास्फेटिक, ग्लूकोनिक, सोडियम हेक्सा फास्फेट, ये जनरल चीज़ें आप लोगों ने। ये दूध का जितने भी क्वेश्चन थे अब कंप्लीट हो गए। मैं थक भी गया हूँ, 1 घंटा लगातार बोलना बड़ा मुश्किल होता है, और बोलना ही बोलना है, चीज़ों को समझाने समझाना तो बड़ा काम खतरनाक होता है। चलिए, तो दूध से संबंधित आपके अगर आप इनको पूरा पढ़ लेते 10 से 15 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो चीज़ पढ़ाई है उनको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चाहो तो अब समय कम है तो अच्छी प्रकार से 1 से 2 बार आप इनको पढ़ सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।